हमारे साथ बातचीत के लिए सदाबहार भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो भोले बाबा की नगरी में कन्हैया को लेकर आ रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसी रहेगी ये फिल्म? देखिए, भोले बाबा की नगरी से ही शुरुआत हुई। चाहे निरहुआ सटल रहे हो, चाहे ये राजा हमके बनारस घुमादा, और चाहे चलत मुसाफिर में ओलियो रे, जिस फिल्म से मैं फिल्मों में आया, तो सारी शुरुआत यहीं से हुई, भोले बाबा की नगरी से हुई। और अब जब भोजपुरी सिनेमा को एक नई दिशा देने की बात आई कि हमारे जो दर्शक हैं उनका लगातार ये कहना था, उनकी शिकायत थी कि भोजपुरी सिनेमा सिर्फ गाना और नाचना यही नहीं होना चाहिए, सिनेमा ऐसा भी होना चाहिए जो सिर्फ कहानी पे बने। तो हम लोग कहे कि भाई बात तो सही है, पर ये लगातार जो बनता आया, चलता आया, अब इसको बदलने के लिए कोई हिम्मत तो करे। तो हमारे मुकेश गिरी जी जो इस फिल्म के निर्माता हैं, उन्होंने कहा कि हम बनाएंगे। हम बोले चलिए। तो कहानी हम लोगों ने विशाल वर्मा जी से लिखवाई। विशाल वर्मा जी जो इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि वो अलग फिल्में बनाते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी कहानी लिखी, हमारा नाम बा कन्हैया। और जब फिल्म बन के तैयार हुई, मुंबई में इसको हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों ने देखा, मराठी के लोगों ने देखा, गुजराती इंडस्ट्री के लोगों ने देखा, हिंदी इंडस्ट्री के लोगों ने देखा, तो सबने ये बात कही कि भोजपुरी सिनेमा में इसकी ज़रूरत थी और ये सही फिल्म बन गई है। इसी तरीके से फिल्में बननी चाहिए और ऐसा ही एक शुरुआत हम लोग कर पाए हैं, प्रयास किए हैं, पूरी टीम ने मिलकर प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि दर्शकों का आशीर्वाद जिस तरह से मिल रहा है, जिस तरह से वो लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं कि भाई ऐसा सिनेमा चाहिए था, क्योंकि आज देखिए मोबाइल में पूरे दुनिया का सिनेमा उपलब्ध है, चाहे वो हिंदी देखना चाहे, वो मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, कोई भी सिनेमा देखना चाहे तो वो मोबाइल में उपलब्ध है। तो ऐसे में हमारी भोजपुरी भाषा जो हमारी माँ की भाषा है, जिसको सबसे ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, इतने दर्शक किसी भी भाषा के नहीं है जितना भोजपुरी के जी। अगर कोई हमारी फिल्म आती है तो 30 करोड़ 40 करोड़ उसके व्यूज़ होते हैं। तो मतलब दर्शक इतने ज़्यादा हैं और उनकी डिमांड थी कि भाई इसको बदला जाए। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया है और लोग पसंद कर रहे हैं। और हम दर्शकों से ये अनुरोध भी करते हैं कि अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए, हमारा नाम बा कन्हैया। बिल्कुल निरहुआ जी, आपके फिल्म के जो दीवानगी है वो सिर्फ एक वर्ग में नहीं है, चाहे हिंदुस्तान हो या दुनिया भर हो, वहाँ पर लोग पसंद करते हैं। आपने भाषा का भी जिक्र किया, मुंबई ने आपको पहचान दी है। मुंबई में इस समय एक विषय काफ़ी चर्चा में, आपको भी लगता है कि वहाँ पर हिंदी भाषा को लेकर जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं वो सही है? मराठी की अपनी सम्मान है, लेकिन मराठी की आड़ में अगर कोई हिंदी भाषा बोलने वाला व्यक्ति उसको मारा जा रहा है, थप्पड़ मारा जा रहा है, तो ये सही है निरहुआ जी? मैं तो उनको खुला चैलेंज देता हूँ हर बार कि भाई मैं मराठी नहीं बोलता हूँ, मैं भोजपुरी बोलता हूँ और मैं महाराष्ट्र में ही रहता हूँ। तो हमको निकाल के दिखाओ ना, तुम गरीब आदमी के पास जाते क्यों? दम है तो आओ हमारे पास, हमको बताओ कि हाँ नहीं बोलोगे तो निकाल के दिखाओ। आप चैलेंज दे रहे हैं? मैं देता हूँ हर बार, वहीं मुंबई में देता हूँ। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं गंदी राजनीति जी। ये गंदी राजनीति है, ये तोड़ने की राजनीति करते हैं, इनको नहीं करना चाहिए। आप जोड़ने की बात करो। और मेरे देश की सबसे खूबसूरती यही है कि यहाँ अनेकता में एकता है जी। यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारा कल्चर है और सब लोग, अनेक भाषा बोलने वाले लोग भी एक होकर रहते हैं। यही तो हमारी खूबसूरती है, आप उसी को बर्बाद करना चाहते हैं। बिल्कुल। अब उत्तर प्रदेश की सियासत पर बात कर ले। बीते दिनों जो कुछ भी इटावा में हुआ वो सभी ने देखा, और फिर से मैं यही कह रहा हूँ कि आपकी दीवानगी सभी वर्ग में है। तो आपको क्या लगता है, इटावा में जो कुछ भी हुआ, कहाँ चूक हो गई? एक तरफ तो दो वर्ग आमने सामने हो गए थे। वही जो मैंने कहा ना, गंदी राजनीति। तो यहाँ पर कौन कर रहा है गंदी राजनीति? यहाँ भी गंदी राजनीति वो पॉलिटिशियन करते हैं जो लोग ऐसा भेदभाव लगाने की कोशिश करते हैं जाति के नाम पे कि भाई ऐसा कुछ करो कि इनके बीच में नफरत पैदा हो जाए। ये नहीं करना चाहिए। आप जो है विकास की बात करो, आप अगर सरकार की कोई कमी है तो उस पर बात करो, आप सवाल उठाओ। इस तरह से लोगों को आपस में लड़ाना ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि इसी को डर्टी पॉलिटिक्स कहते हैं और ये नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म के प्रति आपकी अपार आस्था है, आपको भी लगता है कि कथावाचक सिर्फ ब्राह्मण ही होने चाहिए? लगता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि आप कहीं भी पढ़ लीजिए तो आपको यही मिलेगा कि जो ज्ञानी है वो पंडित है, जिसके पास ज्ञान है वो पंडित है। अगर ऐसा होता तो मैं तो देखता हूँ कि मुंबई में राजपूत डेयरी है,
जी। तो कोई भी भाषा का हो या कोई जाति का व्यक्ति हो, वो जो भी करना चाहता है करे, उससे क्या दिक्कत है किसी को? अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो ये गलत है। समाजवादी पार्टी आजमगढ़ को केंद्र में रख रही है। कल वहां पर पीडीए भवन का भी शुभारंभ किया है। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे 2027 को लेकर साधा है। आप भी वहां के सांसद रहे हैं, क्या कहेंगे वहां का समीकरण किस तरीके से प्रभावित हो सकता है अगर अखिलेश यादव सीधा उसको सेंटर बना रहे हैं तो? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जब मौका मिला 2 साल, तो 2 साल में हम लोगों ने आजमगढ़ को इतना सजाया है कि अब उनको समझ में आया कि भाई खाली जीतने के लिए नहीं जाना है, वहाँ जाना है और रहना है, लोगों की बातें भी सुननी है। तो ये अच्छी बात है कि हम लोग वहाँ पे काम किए, तो कम से कम उनको आना पड़ रहा है, नहीं तो ये तो जीत के प्रमाण पत्र लेने नहीं आते थे। आजमगढ़ के बारे में आपने जिक्र कर दिया और साफ कह दिया कि समय आपका फोकस फिल्म बनाने को लेकर है, लेकिन अगर आपके दर्शक चाहें कि आप राजनीतिक पारी एक बार और अपनी उन लोगों के बीच में होंगे बतौर प्रतिनिधि, तो आप कहां से चुनाव लड़ना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मेरे दर्शक कभी ये नहीं चाहते। मेरे दर्शक तो यही चाहते हैं कि मैं उनके लिए अच्छी फिल्में बनाऊँ, और वो मैं बना रहा हूँ, लगातार बनाता रहता हूँ। जब मैं वहाँ था तो भी बना रहा था। और जहाँ तक चुनाव लड़ने या प्रचार करने की बात होती है, तो देश में कहीं भी चुनाव होता है तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते जहाँ ड्यूटी लगती है मैं जाता हूँ। तो मैं बिहार भी जाऊँगा, यहाँ जब चुनाव होगा तो मैं यहाँ भी आऊँगा। वैसे मैं अभी मुंबई में रह के फिल्म बनाता हूँ, पर जहाँ भी चुनाव होता है मेरी जो ड्यूटी लगती है वो मैं निभाता हूँ। बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि अब बदलाव की बारी है और हम बता देंगे कि क्या कुछ स्थितियाँ रही हैं 20 साल में, परिवर्तन मांग रही है जनता। आपको भी लगता है? बिहार से तो आप जुड़े रहे हैं। मैं बिहार बहुत समय से जाता रहा हूँ और मैंने वो बिहार भी देखा है कि जब मैं बिहार में अपने, जैसे आज प्रमोशन के लिए आया हूँ, निरहुआ रिक्शा वाला फिल्म लगी थी और मैं प्रमोशन के लिए गया था, तो सड़क के नाम पे कुछ था ही नहीं वहाँ, बिजली के नाम पे कुछ था ही नहीं। पर जब से मौका मिला एनडीए गठबंधन को, तो बिहार को बदल दिया। बिहार के लोग खुशहाल हो गए, वहाँ आज सड़कें अच्छी हो गई। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, बिहार में भी बन गया, सब कुछ अच्छा हो गया। तो वो क्या करना चाहते हैं? फिर जंगल राज लाना चाहते हैं। क्या बदलाव लाएंगे? वो फिर से जंगल राज बनाएंगे, फिर से वही जनता को लूटना चाहते हैं। तेजस्वी कहते हैं हमने नौकरी दी है, लाखों नौकरी दे दी है हमने। खाली वही मुंह से ही देते हैं, जो हकीकत में भी तो दो भाई, खाली मुंह से देने के लिए तो लोग बहुत कुछ देते और हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने के लिए होर्डिंग लग रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं, बाकायदा लोग कह रहे हैं कि नहीं, अगर हो सकता है तो तेजस्वी बन सकते हैं मुख्यमंत्री। आप? मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन ने जितना अच्छा काम किया है, बिहार की जनता जाग चुकी है, जान चुकी है कि हमें बिहार को आगे बढ़ाना है, इसको और तरक्की करना है, और एनडीए के साथ में ही रहेगी वहाँ की जनता। आप देखिएगा चुनाव में। तो निरहुआ जी किसको चाहते हैं कि बिहार का कौन मुख्यमंत्री हो? वो तो निरहुआ जी के चाहने से नहीं होगा, वो जो हमारा एनडीए गठबंधन है वो जो तय करेगा वो बनेगा। एक अंतिम सवाल, बाबा बागेश्वर धाम को लेकर कहा गया कि कहीं न कहीं कुछ ऐसे भी कथावाचक हैं जो एक बड़ा रकम लेते हैं कथा के नाम पर। आप क्या कहेंगे, क्या ऐसी स्थिति है हमारे समाज में? मैंने पहले ही कहा ना कि पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र नेता है अखिलेश यादव जी, जो अपने धर्म पे चोट मारने का एक भी अवसर नहीं छोड़ते। मतलब वो कभी संतों पे सवाल उठाएंगे, कभी मंदिर पे सवाल उठाएंगे, कभी हमारे मूर्ति पे सवाल उठाएंगे। भाई वही तो है हमारा सनातन धर्म। हमारा कहता ही है कि हम में, तुम में, खड़क हम में, सब में व्यापी रहा, सब जगह कण कण में भगवान है, और यही हम मानने वाले लोग हैं। पर इसको आहत करके, इस पे उंगली उठा के उनको लगता है कि वो किसी एक खास वर्ग को खुश कर लेंगे, पर वो लोग भी जानते हैं कि ये हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुझे बताइए वो खास वर्ग कौन है, किसको खुश करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए उनको लगता है कि हम अगर हिंदू देवताओं की बुराई करेंगे, अपमान करेंगे, मंदिर का अपमान करेंगे, संतों का अपमान करेंगे, तो मुसलमान खुश हो जाएंगे, ऐसा वो सोचते हैं। पर ये उनका सोच ही गलत है ना। मुसलमान के लिए आप अच्छा काम करो, वो खुश हो जाएंगे। आप हमें गाली दोगे, हमारे धर्म को गाली दोगे, इसलिए वो खुश हो जाएंगे, तो ये सोच ही गलत है। और वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसके नाम पर खूब राजनीति कर रही है, मंदिर के नाम पर राजनीति करती है, धर्म के नाम पर राजनीति करती है। बिल्कुल नहीं, हम लोग वो करते हैं जो कानून कहता है। जब कोर्ट से आदेश आता है कि भाई यहाँ राम मंदिर था, बनना चाहिए, तो हम लोगों ने बना दिया।
सावन में सड़कों पर अगर जो भी दुकानदार हैं नाम बताना, पहचान बताना, ये जो नया आदेश है, आप मानते हैं कि सही? ये तो अच्छी बात है। हमें तो हमारी पहचान पर गर्व होना चाहिए हर व्यक्ति को। हम किसी भाषा के हों, किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, हमको अपनी पहचान क्यों छुपानी है भाई? हम तो दुनिया में कहीं जाते हैं तो हम भोजपुरी बात करते हैं। हम सदन में भी बैठ के हम रवि किशन भैया, मनोज तिवारी भैया और भी जो सांसद इस बेल्ट के, हम लोग भोजपुरी बात करते थे। हमने कहा भोजपुरी भाषा को मान्यता दीजिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तमाम विषयों पर बेबाकी से बातचीत की है भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।